शुरू देख लेते हैं। जी शुरू हो गई। ऑफ करना नहीं ऑल राइट जी। देना अच्छा जी ओके जी। अच्छा आज का जो सवाल, आज के काफ़ी सारे सवाल हैं मज़ेदार किस्म के। सो पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि सो राइट ए प्रोग्राम विच डज द फॉलोइंग, कि इसने ना करना ये है कि अच्छा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। इसने करना ये है कि ये इनपुट करवाना है, ब्लैक कर दे। सो बताइएगा मुझे क्या इज दिस बेटर? नहीं ब्लैक ना कुछ वो चलें जी ये करते हैं बस। इज दिस बेटर? हेलो 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 यस बुला के लो। अभी भी चल रहा था। हेलो 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 चल तो गया। हेलो 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 चलिए ये आप देखते रहिए। अच्छा जी आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि ये एक ये ना हम आपने करना ये है कि आपने ना एक यार ये चल नहीं रहा यार। ये क्या है? ये चार पॉइंट्स हैं और आपने बताना है ये किस शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे नहीं पता, ये ऐसी शेप भी हो सकती है, ये ऐसी शेप भी हो सकती है। ठीक है, ये ऐसी शेप भी हो सकती है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और ऐसी भी हो सकती है। ठीक है। सो अगर आप देखें तो ये बेसिकली इस चीज़ से बनी है और ये शेप से ये शेप बनी है ना। डज इट मेक सेंस? कैसे बनी है? एक्चुअली रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है कि आप एक स्क्वायर लें और उसको एक तरफ पिचका दें। ठीक है। और पैरेललोग्राम क्या होता है? आप एक रेक्टेंगल लें और उसको एक तरफ पिचका दें। ठीक है, धकेल दें। सही है। सो आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो ये काम करे। अब मुझे आप सारे मिलके बताएं, आपके ख्याल में इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मुझे क्या इनपुट लेनी चाहिए? मैंने यानी मेमोरी क्या बनानी चाहिए? इस प्रोग्राम के लिए मुझे मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? सवाल समझ आ गया कि मुझे क्या क्या वेरिएबल चाहिए इस प्रोग्राम को बनाने के लिए? जी बताएं। सॉरी सॉरी दोबारा बताएं। हाइट एंड बेस, लेंथ एंड विड्थ। अच्छा बाय द वे ये इस तरह की शेप भी हो सकती है, जर्नल इस टाइप की, यानी क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। Actually, you have to take a quadrilateral as input, and you have to tell whether it is a square, rectangle, parallelogram, or a rhombus. Okay? So my question is कि इस प्रोग्राम को तो क्या मेमोरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसकी? जी हाँ हाँ। अच्छा कितने पॉइंट्स चाहिए? 4। इसका मतलब है मुझे 4 वेरिएबल बनाने या 8 बनाने? बिकॉज एवरी पॉइंट इज एन एक्स
and a y. So that's why we need how many variables? We need 8 variables. Okay? So मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ जाके, आई होप ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लिखते हैं int, मैं यहाँ पे लिखता हूँ p1x, p1y, और इस तरह कितने वेरिएबल्स होंगे? p4x और p4y. And let's take an assumption, and the assumption is the following, कि आप सबसे पहले अपनी शेप का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर देंगे, ठीक है? फिर आप उससे अगला देंगे, पॉइंट देंगे, तो लेट्स से पूल p2 आ गया, फिर आपका यहाँ पे p3 आ गया, और फिर आपका लेट्स से यहाँ पे p4 आ गया। सो ये कौन सा ऑर्डर हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो आपने बेसिकली ये इनपुट करवाने हैं। सो डू यू ऑल अग्री कि ये वेरिएबल बनाने के फ़ौरन बाद हमें एक काम करना चाहिए? क्या काम करना चाहिए जी, बताएं क्या करना चाहिए? हमने ये सारे के सारे वेरिएबल इनपुट करवाने हैं। तो इनपुट करवाने के लिए हमें सी इन भी करवाना पड़ेगा, लेकिन सी इन करवाने से पहले हमें मैसेज भी आउटपुट करना पड़ेगा। और बाय द वे आपको याद है हमारी जो पाइथन के अंदर जो इनपुट हमारी इंस्ट्रक्शन थी, उसके अंदर हम कोई मैसेज भी लिख सकते थे, लेकिन जो हमारी C++ है, C++ में आपको प्रिंटिंग अलग करनी पड़ती है और इनपुट के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होती है। तो आपको पहले यहाँ पे जाके सी आउट लिखना पड़ेगा, और सी आउट में जाके हम लिखेंगे एंटर 4 पॉइंट्स, ठीक है? और यहाँ पे हम लिख देते हैं इन विच ऑर्डर? इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? कॉलन डाल देते हैं, ठीक है? और अब हम इनपुट करवाते हैं। तो इनपुट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? cin जी p1x, क्योंकि हमें बहुत सारे पॉइंट चाहिए तो हम दोबारा से इनपुट करवाएंगे, और यहाँ लिखेंगे p1y। फिर यहाँ मुझे जगह नहीं मिल रही तो मैं यहीं पर लिखता हूँ p2x, p2y, और इस तरह करते करते कितने हो जाएंगे? p4x और p4y, और यहाँ पे जाके मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सेमीकोलन लगाने का मतलब यह है कि ये जो सी इन की इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से लेकर कहाँ तक गई? यहाँ तक गई, ठीक है? तो जब तक मैं सेमीकोलन नहीं लगाता तब तक वो चल रही है, ठीक है? तो कैन यू टेल मी कि यहाँ पे वो कितनी इनपुट करवाएगा? 8 इनपुट करवाएगा, ठीक है? ओके जी, अब मुझे एक सवाल करना है आपसे। इनपुट तो ले लिए, 8 पॉइंट्स हमारे पास, 8 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब मेरा सवाल ये है कि अब क्या करना चाहिए? जी अब क्या करना चाहिए? सॉरी एक मिनट जी अब क्या करना चाहिए? सॉरी आप बताएं। हाँ ये ग्रुप है, ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद है, ठीक है जी। क्या करें? माइट लाइन बनाएंगे। हमने बेटा ड्राइंग नहीं करनी, हमने हाइपोथेटिकली दिमाग में सोचना है कि मैंने बेसिकली, आपका नाम क्या बेटा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने ठीक कहा है वैसे तो। अब्दुल्ला ये कह रहा है कि हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है जिसको हम साइड 1 कहेंगे, है ना? तो एक्चुअली हमें ये S1 निकालना है, फिर ये S2 निकालना है, फिर ये S3 निकालना है, और फिर ये S4 निकालना है। डू यू ऑल अग्री कि हमें 4 वेरिएबल चाहिए? ठीक है, तो मैं यहां पे लगा रहा हूं कॉमा, और यहां जाके लिख रहा हूं S1 S2 S3, और यहां लिखता हूं मैं S4। मैंने वहां पे सेमी कोलन नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, अभी तक वो इंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है? तो जैसे ही मैं सेमी कोलन लगाऊंगा उसके बाद अगर मैं दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो मुझे इंट दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, क्या सिर्फ ये 4 साइडें काफ़ी हैं
या मुझे कुछ और भी चाहिए? सवाल अभी मेरा सुन लिया, सवाल सुन लें। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे आप सबसे पहले तो पूरी क्लास में से कोई डिफाइन करे व्हाट इज ए स्क्वायर, व्हाट इज ए रेक्टेंगल, व्हाट इज ए पैरेललोग्राम, व्हाट इज ए रोम्बस। ओके, दैट्स द क्वेश्चन। प्लीज हेल्प मी। सो व्हाट इज ए स्क्वायर? रेज योर हैंड प्लीज। जी, एक मिनट, आप बताएं। जिसकी चारों साइड इक्वल होती है वो स्क्वायर होता है? हाँ, गलत। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई इट इज रॉन्ग? एक मिनट, ये देखें, तस्वीर देख लें। व्हाई दिस इज रॉन्ग? तस्वीर देखें, तस्वीर देखें। ये जो आपने, बेटा बाप का नाम क्या? जुनेद। जुनेद ने जो डेफिनेशन दी है वो तो रोम्बस पे भी फिट आती है, क्योंकि रोम्बस भी स्क्वायर से ही बना हुआ है। एक मिनट चुप हो जाए जी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि काइंडली आप जो वर्ड्स इस्तेमाल करें, जो सेंटेंस इस्तेमाल करें, एनालाइज पूरे का पूरा कर लें कि क्या ये वाकई, एक तो है नेसेसरी कंडीशन। आम तौर पे हम लोग चीज़ों को जब डिफाइन करने लगते हैं ना, तो नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन पे नहीं जाते। सफिशिएंट होता है कि क्या ये बताना काफ़ी है या नहीं, अभी तक ये काफ़ी नहीं है। अभी आपने जो बात की वो नेसेसरी कंडीशन तो ज़रूर है, लेकिन वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है? सॉरी, डायगोनल्स आर द सेम, है ना? फिर गलत। एक मिनट। अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि स्क्वायर इज ए शेप जिसमें डायगोनल सेम होते हैं, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि वो तो रेक्टेंगल में भी सेम होते हैं। ये बात समझ में आई? पैरेललोग्राम में सेम नहीं होते। पैरेललोग्राम में एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से छोटा होता है। ये बात समझ आ गई? सो अब सवाल ये है, मैं दोबारा सवाल करता हूं, हाउ विल यू डिफाइन रेक्टेंगल, या हाउ विल यू डिफाइन स्क्वायर? All sides are equal and diagonals are also equal. ये बात समझ आ गई? तब हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? हमारा स्क्वायर है। Does it make sense? What is a rectangle? Yes, opposite sides are of the same length. ये बात समझ आ गई? ठीक है? Opposite sides are of the same length and diagonal are, ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायगोनल्स आर नॉट सेम। ये बात समझ आ गई? ठीक है। और रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल, बस ये काफी है। एंड डायगोनल, शाबाश। और जनरल कोऑर्डिनेटर क्या होता है? गाइस पे रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाता है, ठीक है। चलिए जी, अब आप मुझे बताना शुरू करें कि ये मैंने कोड करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि ये मैंने चारों पॉइंट्स निकाल लिए ना, तो सवाल ये है कि S1 कैसे निकलेगा? जी, क्या सर, कैसे निकालते हैं? S1 इज अ साइड ना, मुझे कोई बताए ये साइड कैसे निकलेगी? हाँ जी, कैसे निकलेगी? हाँ, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? एक मिनट, आपसे पूछा जी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। मसला पता क्या है? मसला ये अंडर रूट तो लेना नहीं आता। नहीं, कोई पावर शावर नहीं, अंडर रूट तो मैं लेना नहीं आता। वेरी गुड। अगर हमने दो साइड्स की लेंथ के बारे में चेक करना है कि वो दोनों सेम है या नहीं है, तो उनके स्क्वायर भी सेम होंगे, है ना? तो मैं स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं। ये सबको समझ में आई बात? मैंने क्या बात की कि अगर मैं कहता हूं दो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं, तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। और यहां पर ये बात वैलिड है, इसका मतलब मैं स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसका मतलब है एक्चुअली मैं साइड नहीं निकाल रहा, ये S1 नहीं है, ये असल में साइड 1 का
स्क्वायर है। ओके ठीक है, इसका नाम हम बेशक S1 रख रहे हैं, लेकिन ये असल में S1 नहीं है, ये असल में S1 का स्क्वायर है। ओके तो S1 कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे जी, ये निकालेंगे P1x माइनस P2x। ये गलत नहीं हो गया? ये गलत नहीं हो गया? मल्टीप्लाइड बाय P1x माइनस P2x। ये मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है? ये सही है। क्यों सही है? a माइनस बी होल स्क्वायर या b माइनस a होल स्क्वायर आर द सेम थिंग। ओके प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P1y माइनस P2y स्टार। जी बताएं, P1y माइनस P2y, ये आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? अच्छा इसी तरह मुझे बताएं साइड 2 किन के दरमियान में होगी? 2 और 3 के दरमियान में। जी ये हो जाएगा जी, आपने डिस्टेंस निकालना है किन के दरमियान में? P2 और P3 के दरमियान में। इसी तरह S3 आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह आपका S4 भी आ जाएगा, ठीक है। और वो किसके दरमियान में होगा? ये है P3 और P4 के दरमियान में, और ये है P4 और P1 के दरमियान में। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछिए, क्योंकि अभी आपका क्विज होना है, ठीक है। सो आप अपना पेज लिखे ना, पेज निकाल के रखें, उस पर रोल नंबर लिखा हो, अपने नाम भी लिखा हो। अच्छा जी, आपने साइड्स निकाल ली। सो डोंट यू थिंक कि ये सिर्फ साइड निकालना काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और भी निकालना चाहिए। डायगोनल तो हम D1 भी ले लेते हैं और D2 भी ले लेते हैं, ठीक है। और D1 किसके बराबर होगा? यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, तो D1 किसके बराबर हो जाएगा? D1 हो जाएगा किसके दरमियान में डिस्टेंस? P1 और P3 के दरमियान। और D2 किसके दरमियान में हो जाएगा? P2 और P4 के दरमियान, ठीक है। ये भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। ऑल राइट जी, अब हमने असल में कोड लिखना है। तो कोड कैसे लिखेंगे, सवाल ये है जी। अब हमने इमेजिन करें कि आपके पास S1 से लेकर S4 तक आ गया हुआ है, D1 भी आ चुका हुआ है और D2 भी आ चुका हुआ है, ठीक है। ये कंप्यूट हो चुके हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या D1 D2 के इक्वल है। सो अगर मैं कहता हूं, आप मुझे समझाते जाइएगा प्लीज। अगर मैं ये चेक कर लूं, इफ D1 इज डबल इक्वल टू D2, ओके। अगर मैं D1 डबल इक्वल टू D2 चेक करूं, तो मुझे बताएं जब मैं इफ के अंदर आऊंगा तो कौन कौन सी शेप क्वालिफाई करेगी? स्क्वायर भी और रेक्टेंगल भी, ठीक है। अच्छा बाद में मैं इससे भी स्टार्ट कर सकता हूं। ये मैंने यहां पे मैंने सेक्शन लगा दिया, हो सकता है मैं इससे ना स्टार्ट करूं, हो सकता है मैं इससे स्टार्ट कर लूं। इफ मैं ये लिखता हूं S1 इज डबल इक्वल टू S2 एंड S1 is double equal to S3 and S1 is double equal to S4। इसका मतलब भला क्या है? ये इधर कौन सी शेप्स क्वालिफाई करेंगी? स्क्वायर एंड रोम्बस। ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और इफ लिखूं, वो S1 बराबर है S3 के और S2 बराबर है S4 के, कौन कौन क्वालिफाई करता है? चारों शेप क्वालिफाई करती हैं, अनलेस के मैं इसके एल्स इफ में जाके लिखूं। अगर मैं इस इफ कंडीशन के एल्स में जाके लिखूं तब इसका मतलब है स्क्वायर नहीं आएगा, वरना चारों शेप इसे क्वालिफाई करती हैं कि S1 बराबर है S3 के और S2 बराबर है S4 के, क्योंकि स्क्वायर में भी ये सही होगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि मैंने कहां पर लिखा है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबको समझ में आई मैंने क्या बात की है? रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंड। आपको बेटा समझ में नहीं आई तो रेज योर हैंड। खड़े जिसको समझ में आ गई है, रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंड इट। रेज योर हैंड प्लीज।
थैंक यू सो मच। तो बेटा किसको लेके चलना है, इसको लेके चलना है, इसको लेके चलना है, कोई भी एक साइड लेके चल लेते हैं। लेट्स से मैं इस साइड को ले चलता हूँ, ठीक है। ओके जी, यानी इसका मतलब है जब मैं इसके अंदर आया हूँ तो मेरे पास दो चीज़ें क्वालिफाई करती हैं, या तो वो रेक्टेंगल है या वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर को चेक करने के लिए क्या करूँ जी, इफ S1 is double equal to S2 and S1 is double equal to S3 and S1 is double equal to S4, तो यहां पे क्या सी आउट कर दे, यहां पे कर दे सी आउट, ठीक है। द शेप इज ओ स्क्वायर, यार इमेजिन करो ये स्क्वायर लिखा है, ठीक है, ठीक है। और इसके एल्स में क्या लिखेंगे, जी नहीं, क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल अगर होगा तो उसका डायगोनल बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि डायगोनल बराबर थे उसके अंदर आया हुआ था तो उसकी वजह से होगा। तो यहां पे होगा रेक्टेंगल, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम इसके एल्स में जाते हैं। इसके एल्स में जाने का मतलब क्या है, डायगोनल तो सेम नहीं है। मुझे बताएं यहाँ पे एक इफ आएगा, यहाँ पे दो इफ आएंगे या तीन आएंगे, आप कितनी शेप्स चेक करने वाली बाकी पड़ी हैं, तीन पड़ी हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस या जनरल क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हम क्या लिखेंगे जी, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। अगर मैं कह दूं वही वाली बात, S1 इज डबल इक्वल टू S2, क्या लिख सकता हूं मैं, डबल इक्वल टू S3 डबल इक्वल टू S4। C प्लस प्लस में ऐसा नहीं लिख सकते, C प्लस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पर एंड डाला, यहाँ पर एंड डालते हैं, ठीक है। वरना होगा ये कि अगर S1 डबल इक्वल टू S2 है ना, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, 1 रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ट्रू का मतलब होता है 1। तो इसका मतलब है हम चेक भला क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1 इज डबल इक्वल टू S3। ये बात समझ आ गई। सो काइंडली आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एंड लगा के, ठीक है। किसको ये समझ में नहीं आया, जस्ट रेज योर हैंड। जी बेटा, तो मैं ये कह रहा हूँ दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, ये बिल्कुल ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। यानी S1 डबल इक्वल टू S2 एंड S2 डबल इक्वल टू S3 एंड S3 डबल इक्वल टू S3, S1 डबल इक्वल टू S4, ठीक है। इसको ऐसे भी सकते हैं, S1 बराबर S2 के, S2 बराबर S3 के, S3 बराबर S4 के, ठीक है। यू कैन इक्वालिटी के लिए आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। डज इट मेक सेंस, शाबाश। तो हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे, क्या कौन सी शेप है आप यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, रोम्बस, ठीक है जी। इस क्या एल्स में लिख दूं मैं, पैरेललोग्राम नहीं, यहां पर हमें चेक करना है कि दोनों अपोजिट साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे गौर से देखेंगे, एल्स इफ, काइंडली ये गौर से देखिएगा। अगर मैं कहूंगा S1 इज डबल इक्वल टू S2 एंड S3 इज डबल इक्वल टू S, नहीं गलत बता दिया, S1 इज डबल इक्वल टू S3 एंड S2 इज डबल इक्वल टू S4। तो इस केस में हम क्या डिस्प्ले कर देंगे, पैरेललोग्राम। मुझे इसकी स्पेलिंग कभी भी याद नहीं हुई, किसी को भी नहीं हुई और इसके एल्स में हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, इट्स ए जनरल क्वाड्रिलेटरल। डज इट मेक सेंस, ये समझ में आई है सबको बात, ठीक है। राइट साइड वाला आप खुद लिखिएगा, काइंडली आप लोग लेफ्ट वाला नहीं लिखना, आप राइट वाला लिखना। ये हमने पूरी शेप का कोड लिख लिया, किसी को समझ में नहीं आया तो बता दें, ठीक है। अगर आप मुझे थोड़ी देर दे दें तो मैं आपके सामने यहाँ पे कोड भी लिख देता हूँ, इंट P1x P2x P1y जी, क्या करें, P2x P2y जी बताएं, P3x P3y P4x P4y,
ठीक है जी, अभी दोबारा चल रहा होगा, क्या करेंगे? S1 S2 S3 S4 D1 D2, ठीक हो गया? यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, ठीक है? तो हम यहाँ पे सी आउट करवाते हैं, एंटर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? 4 कोऑर्डिनेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक हो गया? बेशक यहाँ पे एंड एल लगा दें ताकि वो नीचे एंटर कर दे। यहाँ पे हम कर देते हैं सी एन, हाँ जी, ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ले देते हैं P1X P2X, ठीक है? फिर यहाँ कर देते हैं सॉरी गलत नहीं हो गया, P1Y, ठीक है? कंट्रोल C कंट्रोल V, P2 कर दिया, इसको ये P2 कर दिया, ठीक है? फिर कर दिया P3 कर दिया और ये भी P3 कर दिया, और फिर मैंने सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे P4 कर दिया और ये भी P4 कर दिया, ठीक है? सही है? अब हम करते हैं S1 इज इक्वल टू हाँ वो 8 वेरिएबल, ठीक है? तो हम S1 बनाते हैं, S1 के कैसे बड़ा निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे P1X माइनस P2X का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय सेम चीज़, ठीक है? फिर प्लस आई क्या हो जाएगा? P1Y माइनस P2Y मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी बताएं, P1Y माइनस P2Y, ठीक है? ये स्क्वायर ले रहे हैं, नहीं होता, ठीक है? फिलहाल नहीं है, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप इस तकलीफ से गुजरें, ठीक है? क्योंकि अगला टॉपिक हमारा इसी तकलीफ को ख़त्म करेगा, ठीक है? ये हमने साइड 1 निकाल ली, इसी तरह मैं साइड 2 लिख लेता हूँ। साइड 2 में मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे P2 कर दूँगा, यहाँ पे P3 कर दूँगा, ये P2 हो जाएगा और ये P3 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा और ये P3 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा और ये P3 हो जाएगा, ठीक है? फिर मैं इसी दोनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा साइड 3, ये हो जाएगा साइड 4, ये हो जाएगा जी P3 और ये हो जाएगा P4, ये हो जाएगा P3, ये हो जाएगा P4, ये हो जाएगा P3, ये हो जाएगा P4, P3 P4, ठीक है? ये हो जाएगा P4 P1 P1 P4 भी हो सकता है, P4 P1 P4 P1 P4 P1, ओके? सॉरी, D1 इज इक्वल टू, आई हेट दिस जी, ये किसके दरमियान में होगा? और ये कंट्रोल C कर लेते हैं, हाँ जी बताएं, P1 और P3 के दरमियान में होगा, ये P1 और P3 के दरमियान में होगा, ये भी P3 के दरमियान में होगा, ये भी P3 के दरमियान में होगा, ठीक है? हाँ 2 और 4, तो 4 और 2 एक ही बात है ना? 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ठीक है? डायगोनल आ गए, और अब हम क्या करेंगे? D2 करना है। इफ D1 इज डबल इक्वल टू, बल्कि कोड में ऐसे नहीं करता, कोड में मैं लिखता हूं अगर दोनों साइड, चारों साइडें बराबर हैं, इफ S1 इज डबल इक्वल टू S2 एंड S1 इज डबल इक्वल टू S3 एंड S3 इज डबल इक्वल टू S4, सॉरी यही बात है। अच्छा, अगर मैं इसकी इस इफ में जब वो आएगा, जब इस इफ में वो आएगा तो कौन कौन क्वालिफाई करेगा? क्या बेटा? सॉरी, डजंट मैटर,
क्योंकि S1 S3 के इक्वल है ना, तो मैं S3 को चेक कर लूँ, एक ही बात है। यूँ भी लिख सकते हैं बेटा, यूँ भी लिख सकते हैं, S1 बराबर S2 के, S2 बराबर S3 के, S3 बराबर S4, ठीक है। सिर्फ इक्वालिटी के केस में ऐसे कैसे, लेस देन के केस में भी कैसे, है ना मेरे ख्याल, बट खैर। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब कौन कौन से क्वालिफाई करते हैं, स्क्वायर और रॉम्बस। तो यहाँ हम चेक करते हैं, अगर D1 इज डबल इक्वल टू D2 तो क्या करें, तो सी आउट कर दे, सी आउट कर दे स्क्वायर, ठीक है। एल्स में क्या सी आउट करे, बाद में जब एक इंस्ट्रक्शन हो ना किसी इफ के अंदर, तो ये ना ब्लॉक डालना जरूरी नहीं होता, ठीक है। और मैं ये डिलीट कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल एक्स से पूरी लाइन डिलीट हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली कट होती है, तो आप यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाय द वे आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये चीज़ फील की हो कि अगर मैं यहाँ पे एंटर मार दूँ मुझे वो खुद ही इंडेंट पे ले जाता है, ठीक है, जिस तरह पाइथन भी ले जाता है, ठीक है। तो काइंडली यूज दिस इंडेंट, ठीक है। उसकी थोड़ी सी आदत डाल दें, स्पीड बढ़ जाती है, वरना आपने एक दफ़ा एरो की से आप ले गए तो फिर आपको जाके फिर ये टैब करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी आप क्या करें बेटा बताएं, सी आउट रॉम्बस, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया। अब हम यहाँ चले जाते हैं जी, इसके एल्स में आने का मतलब क्या है, साइडें तो इक्वल नहीं है, साइडें इक्वल नहीं है। अगर साइडें इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कौन कौन क्वालिफाई करता है, सॉरी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, और तो हम यहां क्या लिखें जी, इफ D1 इज डबल इक्वल टू D2, वाह जी वाह, क्या मतलब इसका, रेक्टेंगल, ठीक है जी। एल्स इफ, हाँ जी अब क्या होना चाहिए चेक, इफ S1 इज डबल इक्वल टू S3 एंड S2 इज डबल इक्वल टू S4। बाय द वे ये मैं ऊपर नहीं लिख सकता था, क्यों, क्या रेक्टेंगल के लिए भी ये बात ठीक है भाई, क्या है रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता कि S1 S3 के बराबर होता है और S, है ना। लेकिन मैं जब नीचे आ गया हूं तो मेरे पास पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों शामिल है ना। तो यहां पर मुझे रेक्टेंगल के लिए पहले कंडीशन लगानी है, और उसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों डायगोनल सेम होनी चाहिए, ये बात समझ आ गई। और जब मैं नीचे आ गया हूं तो मुझे अब दो सिरे बाकी पड़ी है, एक पैरेललोग्राम और एक जनरल कोऑर्डिनेट। पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन ये है, यहां पर एल्स में आने का मतलब ही है कि डायगोनल इक्वल नहीं है, ओके याद है आपको। इफ अगर फॉल्स हुई है और वो एल्स में गया है तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट इसमें एक चीज शामिल है, वो ये कि डायगोनल 1 इज नॉट इक्वल टू डायगोनल 2। यानी ये मैंने एक चीज यहां पे नहीं लिखी और वो इसके अंदर है कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ये बात समझ आई। ये मुझे यहां पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एल्स में आया है, एल्स में आएगा ही तब जब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। यहां आ गए, यहां पे हम सी आउट करते हैं, क्या सी आउट करें, पैरेललोग्राम, आई डोंट नो ये स्पेलिंग है जी, आई डोंट नो ये ठीक है ये नहीं है, ठीक है। और इसके एल्स में क्या आएगा, सी आउट जनरल कोऑर्डिनेट, फोरगॉन, ठीक है सही है। और यहां पे सेमीकोलन मिसिंग है तो ये कर दिया, ठीक है ठीक है। आप लोग खुद ही कोई 3-4 लेके ट्राई कर लीजिएगा और मेरे ख्याल में आंसर ठीक आएगा, सही है। सो फार सो गुड, ठीक है जी। अच्छा वो आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है, रिटर्न 0 ही लिखे फिलहाल, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में हम आपके बारे में बड़ी तफसीलन बात करेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। पेपर सबने निकाला हुआ है। यू हैव 5 मिनट्स। इतना भी नहीं हो गया।
So here is the program I would like you to write. Write a program which takes a triangle as input and tell is it a equilateral triangle or a isosceles triangle or एक मिनट right angle triangle और एक मिनट isosceles एक मिनट isosceles right triangle 5 scalene triangle यही होती है ना, इसके अलावा जो भी हो कर लो। साइलेंस प्लीज। यार ये पॉज कैसे करते हैं? चलिए स्टार्ट करते प्लीज। ये नहीं अब बहुत हो गया। ऑलराइट जी, एक छोटी सी बात आपको बतानी है, उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात सुन लें। यहाँ पे मैं ना कमेंट लिख रहा हूँ बेटा। कंडीशंस जो होती हैं ना, बल्कि आप समझ लें लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो ना 3 तरह के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं एंड, और एंड को C++ में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और एक होता है और, इसको ना C++ में डबल पाइप से लिखते हैं, ठीक है। तीसरा होता है नॉट को लिखते हैं ऐसे, ठीक है। बच्चे ये ना समझे कॉलन भी इसका पार्ट है, इसको बता। कॉलन नहीं है भाई, कॉलन नहीं है, ठीक है। अब मैं सिंटेक्स की बात कर लेता हूँ। सिंटेक्स में अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ ना कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। बाय द वे ये कंडीशन 1 किस तरह की है? ये ऐसी जैसे हमने लिखी थी S1 इज डबल इक्वल टू S2, ओके। अच्छा, ये इस तरह लिखी जाएगी। अगर हमने और लगाना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल C1 और C2 और C3 और C4, ओके। नॉट ये हो सकता है कि अगर मैं कह दूं नॉट ऑफ C1, ओके। नॉट ऑफ C1 में ये होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये नॉट हमने अभी थोड़े दिनों बाद यूज़ करना है, ठीक है, अगली क्लास में यूज़ करना है। यहाँ पर ना ये सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटी सी बात है मैं आपको बतानी है, और वो है आप मुझे बताएं, आप ही मुझे बताएं, अगर कंडीशन 1 एंड है ना, एंड का मतलब क्या होता है? सारी चीजें ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो तो क्या मुझे कंडीशन 2 चेक करने की जरूरत भी है? कंपाइलर भी ऐसा नहीं करता, ऐसे ही करता है। यानी कि कंडीशन 1 फॉल्स हो गई है तो कंडीशन 2 और 3 और 4 चेक ही नहीं करता। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? ये समझ में आई बात या नहीं समझ आई? ठीक है। अच्छा, इसी तरह मुझे बताएं, अगर ये कंडीशन 1 ट्रू हुई तो क्या होगा? वो कंडीशन 2 चेक करेगा, ओके। और अगर ये भी ट्रू हुई तो क्या होगा? तो कंडीशन 3 वो चेक करेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हुई तो क्या होगा? तो कंडीशन 4 वो चेक नहीं करेगा। ये सबको समझ में आई बात? इमेजिन, लुक एट दिस, प्लीज लुक एट द बोर्ड। सो फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये लिखा हुआ है, मैं ये लिखता हूं लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू भी 2 है, ठीक है। और मैं यहां लिखता हूं इंट d इज इक्वल टू, गौर से देखिए, गौर से देखें, a इज डबल इक्वल टू b एंड b इज डबल इक्वल टू c। और चेक नहीं करूँ तो जा,
ये लिखा हुआ है, तो मुझे बता सकते हैं डी में क्या आएगा? चले एक मिनट सॉरी, ये थोड़ी सी एग्जाम्पल सही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इधर से ये लिखता हूँ और यहां मैं जाके करता हूँ सी आउट बी। जी बताएं क्या होगा? जी ए इज डबल इक्वल टू बी है? नहीं है ना, तो ये आगे जाएगा ही नहीं। तो यानी बी की वैल्यू जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। ये बात समझ में आई? ये समझ में आई मैंने क्या बात की है? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये ना मैंने पिछली दफ़ा मिड टर्म में एक सवाल दिया था, इस तरह का सवाल ज़रूर आएगा, ये बात सुन लें। ये मैंने लिखा था कि एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में ना एक मसला है, ठीक है। और प्रोग्राम ये था कि आप ऐसा करें, 2 नंबर इनपुट करवाएं, एक को एन और एक को डी, और आप सिर्फ ये बताएं कि क्या एन डी से डिवाइड होता है। तो ये सिंपल सा कोड है, और ये सी आउट कर दे यस एन इज डिविजिबल बाय डी, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है जो अभी हमने बनाया है, इसमें एक मसला है। और क्या मसला है पता है? डी 0 हो सकता है। और मुझे बताया डिवीजन बाय 0 होती है? नहीं होती। डिवीजन बाय 0 इज एन अनडिफाइंड ऑपरेशन। किसी भी कोड के अंदर अगर डिवीजन बाय 0 हो जाए तो प्रोग्राम आपका क्रैश कर जाता है। ये बात समझ? तो तुमने कोड लिखा हुआ था और हमने कहा था इस कोड में बताएं मसला क्या है। पहले सवाल में तो ये मसला कि ये डिवीजन बाय 0 यहाँ पे चेक हो रही है ना। ये अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो ये चेक करेगा ना, एन का मॉड ले रहा है ना डी के साथ। अगर डी ही 0 है तो वो तो डिवीजन रिमाइंडर क्या बताना है उसने, वो पहले ही उससे कहेगा मैं डिवीजन कर ही नहीं सकता। ये समझ में आ गई बात? आगे देखें, किसी ने ना इसको कोड को ठीक किया, नियत तो उसकी ठीक थी लेकिन कोड सही नहीं है। बताएं क्यों? एक मिनट बताओ। वो पहले कंडीशन चेक करेगा है ना, लेकिन डिवीजन यहां पहले हो रही है, तो पहले डिवीजन होगी फिर वो ये कंडीशन चेक करेगा। तो अभी भी प्रोग्राम आपका क्रैश करता है। तो हमें करना क्या चाहिए? ये कंडीशन पहले आनी चाहिए और यहां पे ये आना चाहिए। ये बात समझ आ गई? ये हमने कैसे किया? शॉर्ट सर्किटिंग से किया। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अगली कंडीशन वो चेक ही नहीं करेगा। ये समझ में आई बात? यानी पूरा एक्सप्रेशन उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसने शॉर्टकट ढूंढ लिया। ओके, अच्छा आप मुझे नीचे आ जाएं और के ऊपर बात करते हैं। मुझे बताएं क्या और में भी शॉर्ट सर्किटिंग होगी? यानी अगर ये फॉल्स हुआ तो अगली चेक करेगा है ना, और अगर ये भी फॉल्स हुआ तो ये अगली चेक करेगा, और अगर ये भी फॉल्स हुआ तो अगली चेक करेगा, और अगर ये ट्रू हुआ तो ये अंदर आ जाएगा क्योंकि और लगा हुआ है। यानी किसी एक की वैल्यू ट्रू होना जरूरी है। लेकिन एक बात बताएं, अगर ये ट्रू हो तो उससे अगला चेक करने की जरूरत है? नहीं है। तो शॉर्ट सर्किटिंग यहां भी होती है, लेकिन वहां पर फॉल्स के केस में होती है, यहां पर ट्रू के केस में होती है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो आपको एंड और का पता लग गया हुआ है। नॉट भी होता है, नॉट ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं ना, ये देखें इफ, और यहां लिख दूं फॉर एग्जांपल ये देखें, यहां पे ना एक वेरिएबल है, इसका नाम है लेट्स से वी, इसके अंदर ट्रू पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं लिख दूं नॉट वी, तो ये इफ चलेगा या नहीं चलेगा? वी में क्या पड़ा हुआ है? ट्रू पड़ा हुआ है। नॉट वी का मतलब क्या है? फॉल्स। तो ये इस इफ के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर वी में पड़ा होता फॉल्स तो अब वो इसके अंदर आ जाता। ये बात सुने? ये होते हैं हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्विज पे वापस आ जाए, स्टार्ट कर देखो। यू हैव एग्जैक्टली 5 मिनट्स। प्लीज अपना कोड लिखें और कोई किसी की तरफ नहीं देगा। जब मैं कहूंगा पेन्स डाउन, यू हैव टू पेन डाउन, वरना आपका क्विज कैंसिल हो जाएगा। प्लीज अच्छा, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने का तरीका होता है। क्या उसका तरीका होता है? अच्छा एक मिनट, आप स्लोप की बात कर रही हैं?
स्लोप निकालने की बात करिए, स्लोप के बगैर भी हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पाइथागोरस थ्योरम, और वो ये होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। एक बात बताएं, यहाँ पर जो हमने साइडें निकाली हुई हैं, क्या इसको स्क्वायर करने की जरूरत है? नहीं, वो पहले से स्क्वायर है। ओके, और एक और बात, ये तस्वीर देखिए, मैं आपके सामने बनाता हूं। ये देखें, लेट्स से ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ओके, बल्कि आपने जो कंप्यूट किया वो ए नहीं किया, वो ए स्क्वायर किया, बी स्क्वायर किया, सी स्क्वायर किया। यार फिर आवाज तो हो गई। अच्छा, इस केस में तो आपका बड़ा सिंपल सा इफ होगा ना कि सी स्क्वायर जो आपने निकाला है बराबर है किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही होगा ना, है ना। एक्चुअली आपने निकाली होगी साइड 1 इज डबल इक्वल टू साइड 2 प्लस साइड 3, बल्कि ये साइड 3 बराबर इसकी होगी, है ना। लेकिन ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकती है, कैसी बोला? ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, यानी ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका सी स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है। तो इसके इसमें क्या हुआ? तो आपको 3 कंडीशन लगानी पड़ेंगी कि पहली साइड दूसरी साइड के सम के बराबर है, या दूसरी साइड के बराबर है, और तीसरी साइड। ठीक है, प्लीज ये कर लें। ऑलराइट जी। साइलेंस प्लीज। अच्छा, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर हम ट्रायंगल वाले क्वेश्चन की बात करें तो आई थिंक इक्वलेटरल का केस तो बड़ा सिंपल है। कैसे? इफ S1 इज डबल इक्वल टू S2 एंड S2 इज डबल इक्वल टू S3, ठीक है, ये तो हमारा इक्वलेटरल का केस है। ठीक है, अच्छा, आप इसके बाद एलजिफ पे आ जाते हैं। एलजिफ पे डू नॉट फॉरगेट एलजिफ। ओके, अब एक और बात है, अब हम कहते हैं S1, गौर सुने, S1 इज डबल इक्वल टू S2 और S1 इज डबल इक्वल टू S3 और S2 इज डबल इक्वल टू S3। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Either it is an isosceles triangle or it is an isosceles right triangle. Okay? हमने right angle के बारे में चेक करना है। वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक और if कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो ये, क्या साइड 1 इज डबल इक्वल टू साइड 2 प्लस साइड 3, और ये नहीं सिर्फ बात करनी, या फिर क्या होगा, साइड 2 इज डबल इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 3 और साइड 3 इज डबल इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2। इस केस में क्या हम सी आउट करेंगे? राइट आइसोसेलेस। ठीक है, और इसके एल्स में क्या करेंगे? ओनली आइसोसेलेस। ठीक है, सो इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेलेस के दोनों केसेस हो गए। अब हमारा क्या केस रह गया? सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल रह गया। सो इसके अंदर एक एलजिफ लगा देते हैं और इस एलजिफ में सिर्फ ये कंडीशन लगा देते हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये डायगोनल कंडीशन है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके एल्स में क्या लिखेंगे? ठीक है, सही है। ओके जी, ये आपने कोड करना है, आज रात को जमा कराना है दोनों प्रॉब्लम। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है वो करना है, वो भी आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम बड़ा मजेदार है। हाँ, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल। अच्छा, तीसरा जो प्रॉब्लम है वो बड़ा मजे का है। अच्छा, इसके ना 2 वर्जन है। एक वर्जन तो आप आज रात जमा करवाएंगे, दूसरा वर्जन नहीं करना ना करें, बोनस है। ठीक है, इट्स ए फूड फॉर थॉट क्वेश्चन। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एज ए
एज एन एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको वो बोनस के में काउंट होगा, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसमें काउंट हो सकता है। वो आज रात जमा नहीं कराना, वो आप इस वीकेंड तक जमा करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, जिसका मतलब है कितनी इनपुट करवानी है? 8 करवानी है, और ना एक साथ और इनपुट भी दी हुई है। ये क्या है? ये बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट जो है ना, यहां भी हो सकता है, 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 और अंदर भी हो सकता है। ओके, व्हाट यू हैव टू टेल इज, क्या ये पॉइंट जो आपको दिया गया, अच्छा पहले बताएं, अगर मैं पॉइंट भी आपको दे दूं, इसका मतलब क्या है? कितनी इनपुट करवानी है? 10 इनपुट करवानी है। 4 आपने रेक्टेंगल ही करवानी है, और 2 इस पॉइंट पी के करवानी है इनपुट। ओके, आपने बताना ये जो पॉइंट मैंने आपको दिया है वो क्या इस रेक्टेंगल के बाहर है, अंदर है, या इस रेक्टेंगल के ऊपर है। ओके, ये बात समझ आ गई? सो फूड फॉर थॉट के तौर पे देखा जाए तो असल में अगर वो नीचे ऐसे चेक कैसे करेंगे? ये हमारा है ना P1x, P1y है ना, ये क्या है हमारा P2x, P2y, और ये क्या है P3x है और P3y है, ये क्या है P4x है और P4y है। हाँ जी, अगर मैं कहूं मेरा ये पॉइंट है, ये नीचे है ना, नीचे को कैसे चेक करेंगे? एक कंडीशन है बस, और खत्म हो जाएगी बात। एक कंडीशन से चेक हो जाएगा। कैसे? नीचे के बारे में कैसे चेक करेंगे? लेस देन P1y, ये बस भाई। हाँ जी, इस रीजन के बारे में कैसे चेक करेंगे? लेस देन क्या? P4x भी हो सकता है, P1x भी हो सकता है, क्योंकि वो दोनों बराबर होते हैं, है ना जी। व्हाट अबाउट दिस? ग्रेटर देन क्या? आपको समझ में आ गई ये कैसे करना है? ये बात समझ आ गई? तो यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल, और आप कैसे लिखेंगे आपकी मर्जी है, ठीक है। और इनसाइड के लिए ये बोनस नहीं है भाई, ये तो आपने रिक्वायर्ड है, ये 3 सवाल आपने करने हैं, ठीक है। बोनस सवाल आगे है, ठीक है, और वो ये है, इमेजिन, बात सुने जी, और इस सवाल को आप 1 हफ्ते तक जमा करा सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। रीड अबाउट इट, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको पता लगेगा कैसे करते हैं, लेकिन कैसे छापा नहीं मारना, ठीक है। टेक्स्ट पढ़े आप जाके, लेकिन कोड ना पढ़े, ठीक है। आपको ना आर्बिट्रेरी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ओके। और इस क्वाड्रिलेटरल को अगर आप देखें तो ये बनता है, साइलेंस प्लीज। अच्छा, और साथ ही आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, वो यहां भी हो सकता है, 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 ठीक है, यहां भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। आपने बताना है जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन है, द ओनली डिफरेंस इज नाउ इट्स अ क्वाड्रिलेटरल and you have to tell whether the point lies inside the quadrilateral or outside the quadrilateral. Okay, साथ देख लो। अच्छा, डिस्टेंस है नहीं होगा, ठीक है। लेट मी गिव यू ए स्मॉल हिंट, डिस्टेंस से करने की कोशिश करें, अगर आप करने में कामयाब हो जाए तो दैट वुड बी ऑसम, ठीक है। बट मेरा ख्याल है डिस्टेंस से नहीं होगा, ठीक है। आई कैन रीशेप दिस पिक्चर इन सच अ वे कि डिस्टेंस से तो नहीं होगा। The hint is cross product. You remember vector dot product, cross product? अगर नहीं तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा, आपको अगर याद हो तो there are 2 things which अगर आपका clockwise turn होता है, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज टर्न होता है, तो आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? अपसाइड। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या होता है?
सॉरी क्लॉकवाइज हो तो क्या होता है, डाउनवर्ड इनटू द पेज। यू रिमेंबर दैट? ओके, एंड दैट्स एग्जैक्टली विच इज गोइंग टू बी यूज हियर। कैसे? कि इमेजिन दिस, कि अगर मैं इस पॉइंट पे जाता हूं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के दरमियान में एक वेक्टर बनाता हूं, तो ये मेरा वेक्टर बन गया, ठीक है। और ये वेक्टर आप निकाल सकते हैं कैसे, P2x माइनस P1x, ये आपका इस वेक्टर का V1x आ जाएगा, और P2y माइनस P1y वो आपका क्या आ जाएगा, V1y आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। और इसी तरह आप ये वाला वेक्टर निकाल लें। ये कैसे निकालेंगे बेटा, ये कैसे निकालेंगे? हाँ, पॉइंट से और इस P1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पेयर आ जाएगा। लेट मी कॉल दिस एज, आई डोंट नो, लेट्स से R1x एंड R2x, ठीक है। ये हमारा एक और वेक्टर आ गया। ओके, ये बात समझ आ गई? आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट्स निकालने के बाद फिगर आउट करें कि ये इनटू द पेज है, आउट ऑफ द पेज है। अगर ये आउट ऑफ द पेज है, ओके, अगर ये आउट ऑफ द पेज है, और सिर्फ ये नहीं, आप ये वाला वेक्टर निकालें और इसके साथ भी यही काम करें। दोबारा देखें, आउट ऑफ द पेज, फिर दोबारा देखें, अब इधर जाके रखें और ये वाला निकालें, देखें दोबारा से क्या है, आउट ऑफ द पेज। आप फिर ये वाला लें और साथ ही आप ये वाला लें, ये देखेंगे आउट ऑफ द पेज। डज इट मेक सेंस? इफ ऑल द डायरेक्शंस आर, कौन सी डायरेक्शंस है, आउट ऑफ द पेज वाली जा रही है, यानी कि क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट इनसाइड लाई करता है। ओके, उसकी निस्बत इधर आ जाए। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता तो एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर होता कौन सा वाला, मैं इसको रेड कह देता हूं। लेट मी टेक ए रेड वेक्टर। तो दूसरा वेक्टर आपका ये होगा, है ना। यहां से आप यहां जाएं तो इट्स एक्चुअली दिस, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, द डायरेक्शन विल बी इनटू द पेज, एंड इसका मतलब क्या होगा, इट्स गोइंग, इट्स एक्चुअली आउटसाइड। सो आप अगर बाद में यहां हो तो क्या होगा, यहां पे ये जो इस वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान में तो क्या निकलेगा, आउट ऑफ द पॉइंट निकलेगा। लेकिन जब इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ये इनटू द पेज जाएगा, एंड दैट विल गोइंग टू टेल कि यहां से बाहर है। ये बात सुनाई? सो ट्राई टू रीड अबाउट इट कि कैसे वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू टर्न निकाला जाता है, ठीक है। सिर्फ वो पढ़ें जाके, और फिर ये फिगर आउट करें कि ये कैसे निकाला जाएगा, कि और कोशिश करें जाके ऑनलाइन जाएं जियोजेब्रा के ऊपर, जियोजेब्रा साइट देख लें, जियोजेब्रा, बल्कि ऐसे करते हैं, यहाँ पे इंटरनेट चल रहा होगा, उमर यहाँ पे इंटरनेट चल रहा होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आपके सामने देखो, यहाँ जियोजेब्रा, यहाँ जाके ना आप बाकायदा वो शेप्स बना के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट कैलकुलेटर करें, यहाँ पे आप कोई तस्वीर बनाएं, यहाँ पे ना आप ड्राइंग करके, यहाँ पे ये टूल भी आ रहा होता है, ये रहा टूल में जाके आप ये लाइन शाइन लें, यहाँ से यहाँ पे कहीं लाइन आ रहा होगा, कि यहाँ पे 2D शेप भी होगा, 2D ये है ना। तो ऊपर से आप यहाँ पे एक लाइन लगाएं, लाइन सेगमेंट्स लें, लेट्स से ये ओरिजिन, यहाँ से आपने सैम्पल एग्जांपल लेनी है तो आप यहाँ से यहाँ तक लें, फिर ये कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बना लें, आपको पता लग जाएगा ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट। तो इनसे आप प्ले करके डिफरेंट चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने मूव अराउंड करना है तो बेशक मूव अराउंड करें, जो भी करें, ठीक है। तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट पकड़ें और देखें, अच्छा भी इस साइड से है, ये सारी पॉसिबिलिटीज आप ट्राई करें, ठीक है, ठीक है। तो ये है जियोजेब्रा क्लासिक 2D, उसके ऊपर जाकर सर्च करें, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब ना एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो हमने करनी है, एंड दैट विल बी द लास्ट एग्जाम्पल। ऑलराइट, और वो ये है
फिर ये पावर पॉइंट किधर गया? ऑल राइट, अब हमने करना बेटा क्या है, हमने ना एक प्रोग्राम लिखना है जो एक नंबर इनपुट करवाए, सो सी इन एन करे और ना इसकी सारी प्राइम फैक्टराइजेशन आउटपुट कर दे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 21, तो बेटा 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? हाँ नहीं, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन बताएं कि उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 21 बने और मल्टीप्लिकेशन के जो सारे फैक्टर्स हैं ना वो प्राइम होने चाहिए। तो 1 तो प्राइम नहीं है, सॉरी 3 इंटू, ठीक है, कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा आगे बताएं 18 की क्या होगी? 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके यार ये दबा बंद जी, मुझे बताएं 36 की क्या होगी? 2 इंटू 3 इंटू 3। याद है बचपन में ऐसे करते थे, कैसे करते थे? 36 आया। अच्छा ये और देखें, या मैं आपके लिए एक्चुअली हम कोड लिख रहे हैं। 2 से हमने डिवाइड किया, 18 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर क्या आया? 9 आया। अब क्या दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे? नहीं। क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि मजीद डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 3 से ट्राई करेंगे, 3 दा 3 1 दा, कब स्टॉप करेंगे? 1। ये बात समझ आ गई, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द कोड? डू यू एग्री कि यहां पर बेसिकली ये आना है, वाइल, बाद में वाइल से करें या फॉर से करें? दोनों से करते हैं। सो वाइल क्या, हम देखें ना असल में क्या करते जा रहे हैं, ये देखें हम n को छोटा करते जा रहे हैं। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, कैन यू टेल मी? दिस इज एक्चुअली, ये आपका d है ना, ये आपका d है। आपने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, ये 36 से 18 पे कैसे आ गए? एक्चुअली को n को हमने डिवाइड कर दिया किससे? d से। और ये कब डिवाइड किया है? जब वो पूरा डिवाइड हो रहा था। ओके, और कब तक डिवाइड करते जाना है? जब तक क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। सो हम यहां पे करते जाते हैं, while n इज नॉट इक्वल टू क्या? 1। जब तक 1 नहीं होता तब तक चलते जाओ, सही है। करना क्या है, बड़ा सिंपल से काम करना है। और बाद में एक d लेते हैं, d को कहां से शुरू करते हैं? 2 से शुरू करते हैं। 2 से क्यों शुरू किया, 1 से क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि पहला प्राइम जो है वो 2 है, वहां से शुरू करेंगे जी। हम क्या करेंगे यहां पे, ये देखें इफ अगर n हमारा d से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि मॉड लो d के साथ और 0 आता है, अगर आ जाए तो क्या करेंगे? n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय d कर देंगे। 2 नहीं करेंगे क्योंकि अगली दफा 3 भी होगा ना, ठीक है। हाँ जी, क्या रिपीट होगा? अच्छा आप गौर से मेरे साथ सुने, क्या यहां पे जाके मैं लिख दूं d प्लस प्लस? अच्छा ये अगर मैं करूंगा तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट कि यहां पे हमें सी आउट भी करना है। सी आउट एन नहीं, सी आउट डी, क्योंकि एक दफा डिवाइड हो गया डी से, है ना, ठीक है। तो बेशक दरमियान में जाके स्पेस भी डाल दें, ठीक है जी। हमने डी से डिवाइड किया और हमने आगे कर दिया, ऐसे क्या है ना। मसला पता क्या है, ये 21 के लिए बिल्कुल ठीक चलेगा। क्यों? 21 के लिए पहले डी को 2 से शुरू करेगा, 2 से डिवाइड ही नहीं होता तो चला जाएगा आगे, फिर 3 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? एक मिनट जी, फिर क्या होगा? ये 3 से डिवाइड कर देगा, है ना, और फिर 4 से ट्राई करेगा, 5 से ट्राई करेगा, 6 से ट्राई करेगा, नहीं होगा, 7 से जाके ट्राई करेगा, ये हो जाएगा, है ना। मसला ये है कि 18 के लिए खराब हो जाएगा। क्यों? 18 के लिए वो 2 से ट्राई करेगा, हो जाएगा, है ना, वो 9 बच गया। 9, अब वो 9 को जब वो डिवाइड करेगा 3 से, तो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन अगली दफा फिर 3 से ट्राई करना है, क्योंकि हो सकता है 2 के मल्टीपल फैक्टर्स हो उसके अंदर।
या 3 के मल्टीपल डिवीजन हो, तो हम क्या करेंगे? एक तरीका ये है कि ना ये जो हमने D++ करना है ना, ये हम एल्स में डाल दें। इसका मतलब क्या है? अगर डिवाइड होता है तो इंक्रीमेंट ना करो, सिर्फ श्रिंक करो और अगली दफा वही डी चलाओ। ये समझ में आई बात है? नहीं समझ में आई? अगली दफा दोबारा वाइल लूप चलेगा, डी की वैल्यू वही होगी, वो दोबारा डिवाइड करेगा। अब अगर वो डिवाइड नहीं कर सका तो फिर वो एल्स में जाएगा और यहां पर D++ होगा। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, एक तरीका ये है। पिछली क्लास के बच्चे ने ना एक बड़ा जबरदस्त आंसर दिया। उसने क्या दिया? इसको वाइल में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? और यहां और यहां ये बस ऐसे कर दिया और एल्स अब है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? वाइल के अंदर एक और वाइल लगा हुआ है। वो क्या कर रहा है? जब तक 2 से डिवाइड होता जा रहा है वो उसे छोटा करता जा रहा है। ये बात समझ? ठीक है, ये बात समझ? ठीक है, बस एक छोटी सी चीज़ है कि हमने यहाँ पे ना क्रॉस भी आउटपुट करना था। तो क्रॉस के लिए हम यहाँ पे ना सिर्फ एक इफ लगा देंगे कि अगर मेरा n नॉट इक्वल टू 1 है ना, तो सी आउट करो क्या? क्रॉस। वरना क्रॉस आउटपुट ना करो, क्योंकि आखिर में भी वरना पे क्रॉस लिखा हुआ है। ये बात समझ? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, फॉर लूप ये देखें जी, बिल्कुल वैसे ही 2 से शुरू किया, D++ किया और कंडीशन ये लगा दी कि n इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां पे इफ लगाया। हाँ जी, इफ n mod d डबल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो क्या करो? n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय d करो, प्रिंटिंग यहां कर दो और साथ एक और काम करो, d माइनस माइनस करो। ये मैंने क्यों किया? ताकि जब लूप दोबारा शुरू हो तो वो एक इंक्रीमेंट जो अगले पर जाना है ना 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 वापस पीछे आ जाए। यानी अभी तक उसी नंबर की डिवीजन है वो मजीद रहती है। ये समझ आई तो बात? या दूसरा तरीका ये है कि अगेन वही काम करो, क्या भला? इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? वाइल और फिर यहां से D माइनस हटा दो। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। ये भी आपने कोड करना है लेकिन ये कल रात तक कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू जी।